हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अब आप लोगों का एग्ज़ाम धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, तो उम्मीदतः आप सभी लोग भी अब थोड़ा सा पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करेंगे और चीज़ें टॉप 20 सीरीज़ जो आप लोगों के लिए कराई जा रही हैं, ये अगेन मैं बोलूँगा मोर देन इनफ है। जितना आपको ज़रूरत है उतना है, आप इसको पढ़ लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है? हाँ, अभी तक पार्ट 5 तक कराया जा चुका है और अभी मैं आपको पार्ट 6 करवाने जा रहा हूँ। ठीक है? पार्ट 6 में हमारा जो फार्माकोग्नोसी का टॉप 20 सीरीज़ का ये पार्ट 6 है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, राइट द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर अल्केलॉइड, टर्पेनॉइड, ग्लाइकोसाइड, टेनिन्स, ये सारे के बारे में हमें पढ़ना था। इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में पढ़ना था। तो अभी तक हम लोगों ने अल्केलॉइड्स और टर्पेनॉइड्स का पढ़ लिया है। ठीक है? अभी हम लोगों को आज ग्लाइकोसाइड्स और टेनिन्स का पढ़ना है। ठीक है? तो चलो भैया ग्लाइकोसाइड्स को शुरू करते हैं। पहले तो हम लोगों को थोड़ा सा ग्लाइकोसाइड होता क्या है, थोड़ा इसके बारे में डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। तो ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? दे आर ऑर्गेनिक नेचुरल कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक होता है, नेचुरल कंपाउंड होता है। बताओ सिंथेटिक होता है या नेचुरल होता है? तो याद रखना है ना, ये बताइए ग्लाइकोसाइड्स नेचुरल होता है या सिंथेटिक होता है? तो नेचुरल होता है। मेरे साथ आप लोग सब लोग जवाब देना, ग्लाइकोसाइड्स ऑर्गेनिक होता है या नेचुरल होता है? तो आप सभी नेचुरल होता है या सिंथेटिक? तो याद रखना ये नेचुरल सिंथेटिक, नेचुरल कंपाउंड है ना कि सिंथेटिक। ऑर्गेनिक नेचुरल कंपाउंड्स है, प्रेजेंट इन लॉट ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स में पाया जाता है, एंड सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स में पाया जाता है, लेकिन मोस्टली ये प्लांट्स में पाया जाता है। दीज कंपाउंड्स अपॉन हाइड्रोलिसिस, ये कंपाउंड जब वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी के माध्यम से उसको तोड़ना, जब ये टूटती है तो ये क्या देता है? गिव वन और मोर शुगर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन शुगर मॉलिक्यूल्स। यानी ग्लाइकोसाइड्स की जो आप टूटती है तो ये एक शुगर ग्रुप, मतलब कुछ शुगर ग्रुप देता है जिसको हम लोग ग्लाइकन बोल देते हैं, एंड कुछ नॉन शुगर ग्रुप देता है जिसको हम लोग ए ग्लाइकन बोल देते हैं। तो याद रखना ग्लाइकोसाइड्स के बारे में कुछ पॉइंट्स, अगर ग्लाइकोसाइड्स के बारे में लिखना होगा तो आपने लिखना है यह एक ऑर्गेनिक नेचुरल कंपाउंड है जो कि मोस्टली लॉट ऑफ प्लांट्स में पाया जाता है, बट सम इन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स में भी होता है। और इस कंपाउंड का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं यानी जल के साथ अभिक्रिया करते हैं और ये जब टूटता है तो यह एक या एक से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल जिसको हम लोग ग्लाइकन कहते हैं और एक या एक से अधिक नॉन शुगर मॉलिक्यूल, बेसिकली अगर ये वाला इक्वेशन अगर आप एग्ज़ाम में लिख देते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। ये वाला इक्वेशन ये देखो, ग्लाइकोसाइड्स इक्वल टू शुगर ग्रुप प्लस नॉन शुगर ग्रुप। शुगर ग्रुप हमारा ग्लाइकन कहलाता है और नॉन शुगर ग्रुप हमारा ए ग्लाइकन कहलाता है। अगेन एक और सवाल आता है ना, ध्यान रखना एक और सवाल आता है, इस सवाल का जवाब देना आप सभी लोग। बताओ ग्लाइकन एंड ए ग्लाइकन आर लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। पूछा जाता है ये जो आपका ग्लाइकन और ए ग्लाइकन है आपस में जो जुड़े होते हैं वो किस बंधन के साथ जुड़े होते हैं? तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ जुड़े होते हैं। यानी ग्लाइकोसाइड्स एक ऑर्गेनिक नेचुरल कंपाउंड्स है जो कि लॉट ऑफ प्लांट्स एंड इन सम एनिमल्स में पाया जाता है। हाइड्रोलिसिस होने के बाद यहाँ पे कुछ शुगर मॉलिक्यूल और कुछ नॉन शुगर मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। शुगर मॉलिक्यूल ग्लाइकन कहलाता है और नॉन शुगर मॉलिक्यूल ए ग्लाइकन कहलाता है, और ये ग्लाइकन और ए ग्लाइकन आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के माध्यम से जुड़े होते हैं। ठीक है? ये था ग्लाइकोसाइड्स के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन जो कि आपको पता होना चाहिए। कहने का मतलब वही देखो हिंदी में लिखा है, वे बहुत सारे पौधे और कुछ जानवरों में मौजूद कार्बनिक प्राकृतिक यौगिक है, यानी कि ऑर्गेनिक नेचुरल कंपाउंड है। ये यौगिक हाइड्रोलिसिस पर एक या एक से अधिक शर्करा अणु यानी शुगर मॉलिक्यूल, गैर शर्करा यानी नॉन शुगर मॉलिक्यूल देते हैं। ग्लाइकोसाइड्स के बनावट की मैं बात करूं तो शर्करा ग्रुप यानी कि शुगर ग्रुप जिसको हम लोग ग्लाइकन कहते हैं, गैर शर्करा यानी कि आपके नॉन ग्लाइकन की बात कर रहे हैं, नॉन शुगर ग्रुप जिसको ए ग्लाइकन कहते हैं। ग्लाइकन और ए ग्लाइकन
ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या किया जाता है, तो बेसिकली अगर जो मॉर्फोलॉजिकली देखें तो ये दे आर कलरलेस, इसका कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होता है, सॉलिड होता है, ठोस होता है, और नॉन वॉलेटाइल होता है। नॉन वॉलेटाइल कहने का मतलब है ये वॉलेटाइल नहीं है। वॉलेटाइल क्या था, याद करो, टर्पेनॉइड्स, जो आपका टर्पेनॉइड्स है ये वॉलेटाइल होता है, ये वॉलेटाइल होता है। क्यों वॉलेटाइल होता है, क्योंकि ये वाष्पित हो सकता है। ठीक है। दे आर वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स, जल में घुलनशील कंपाउंड्स होते हैं, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव बिटर टेस्ट, मोस्टली के पास थोड़ा सा कड़वा स्वाद होता है। यानी ये क्या कह रहा है ग्लाइकोसाइड्स के बारे में, ये रंगहीन, ठोस तथा गैर वाष्पशील पदार्थ हैं, यानी ये वाष्पशील नहीं है। ये पानी में घुलनशील होते हैं, करेक्ट, लेकिन कार्बनिक विलयकों में अघुलनशील रहते हैं। इनमें अधिकांश का स्वाद कड़वा होता है, ज़्यादातर का स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। ठीक है। चलो अभी हम लोग अब शुरू करते हैं केमिकल टेस्ट अब हम लोग शुरू करते हैं केमिकल टेस्ट। तो देखो ग्लाइकोसाइड्स के अलग अलग टेस्ट हैं, ग्लाइकोसाइड्स के अलग अलग टेस्ट हैं, जो कि अलग अलग टेस्ट तो होंगे ही, जाहिर सी बात है, लेकिन ग्लाइकोसाइड्स के टाइप्स भी अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ ग्लाइकोसाइड होते हैं जो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड होते हैं, कुछ ग्लाइकोसाइड होते हैं जिसमें एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड होते हैं, और कुछ ग्लाइकोसाइड होते हैं जो कि आपका सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। कुछ ग्लाइकोसाइड्स ऐसे होते हैं जो कि आपका स्टेराइड एंड ट्राइटर्पिनॉइड ग्लाइकोसाइड्स होता है। कुछ ग्लाइकोसाइड ऐसे होते हैं जो कि आपके कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। तो अलग अलग ग्लाइकोसाइड्स हैं। तो मेरे ख्याल से ग्लाइकोसाइड्स के केस में आपको मैं कुछ टेस्ट के बारे में बताऊंगा, बाकी सबका सिर्फ नाम याद रख लीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है। देखो पहली बात, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स होते क्या हैं, तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स, एंथ्राक्विनोन आर ग्लाइकोसाइड्स विच पोजेज एंथ्रासीन, इसमें पाए जाते हैं एंथ्रासीन, और देयर डेरिवेटिव एज ए ग्लाइकन, यानी ए ग्लाइकन के जगह पे यहाँ पर क्या पाया जाता है, एंथ्रासीन एज ए ग्लाइकन, इसीलिए इसको एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स कहते हैं। इसके लिए कौन कौन सा टेस्ट करते हैं, तो इसके लिए टेस्ट करते हैं बॉर्न ट्रैगस टेस्ट। पहला क्या है, बॉर्न ट्रैगस टेस्ट, है ना। कोई बात नहीं, सर की क्लास में 12 बजे से करवा दूंगा, घबराइए नहीं। बॉर्न ट्रैगस टेस्ट, एंड उसके बाद आप सभी लोगों का दूसरा टेस्ट का नाम क्या है, दूसरा टेस्ट का नाम है मॉडिफाइड बॉर्न ट्रैगस टेस्ट। तो अगर आप चाहें तो मॉडिफाइड बॉर्न ट्रैगस टेस्ट बस 2 है, यानी एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के अंतर्गत अगर ग्लाइकोसाइड्स का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लिखने आ जाए तो आप इन सब का एक्सप्लेन नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स के ग्लाइकोसाइड्स हैं, उन सभी का सिर्फ टेस्ट का नाम लिख दीजिए, मत लिखिए। क्यों, क्योंकि इससे सवाल MCQ वगैरह भी उतना नहीं बनता है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हाँ भैया ये बॉर्न ट्रैगस टेस्ट है। अक्सर सवाल यहाँ से ऐसे बनते हैं कि बताइए इसमें से कौन सा ग्लाइकोसाइड का टेस्ट है, तो याद रखना बॉर्न ट्रैगस टेस्ट और मॉडिफाइड बॉर्न ट्रैगस टेस्ट। मॉडिफाइड बॉर्न ट्रैगस टेस्ट ये आपका एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स का है। आप चाहो तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम का टाइम है, तो इन सभी को इग्नोर कर सकते हो कि कैसे किया जाता है, ये नहीं पूछा जाता है। ज़्यादातर पूछा जाएगा ग्लाइकोसाइड्स क्या है, ग्लाइकोसाइड्स के टेस्ट के बारे में बताइए, तो आप टेस्ट का नाम लिख देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे टेस्ट आते हैं। ठीक है। वैसे सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स की खास बात क्या है, क्यों इसको सैपोनिन कहते हैं, तो सैपोनिन ऑन हाइड्रोलिसिस, जब इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये शुगर मॉलिक्यूल देता है, जैसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज, रेमनोज और जाइलोज, एंड ए ग्लाइकन के तौर पर सैपोजेनिन देता है। क्या देता है, सैपोजेनिन। क्या देता है, सैपोजेनिन, यानी ए ग्लाइकन्स के तौर पर ये सैपोजेनिन देने का काम करता है। इसमें हेमोलाइसिस टेस्ट होते हैं और फोम टेस्ट होते हैं। बस आपको क्या करना है, टेस्ट का नाम याद रखना है। हाँ भैया हमारे पास ये टेस्ट होते हैं, हेमोलाइसिस टेस्ट एंड फोम टेस्ट, हेमोलाइसिस टेस्ट एंड फोम टेस्ट। ठीक है। फिर है आपका स्टेराइड एंड ट्राइटर्पिनॉइड ग्लाइकोसाइड्स। स्टेराइड एंड ट्राइटर्पिनॉइड ग्लाइकोसाइड्स में आपका क्या है, लीबरमैन बूचर्ड टेस्ट, है ना, लीबरमैन बूचर्ड टेस्ट, एंड उसके साथ आपका है एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट। नाम बस याद रखना है, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट,
है ना, इसलिए क्योंकि इसमें ग्लाइकोसाइड्स में यूं ही बहुत सारे टेस्ट का नाम है, तो इसलिए आपको सबका रटने की जरूरत नहीं है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में कौन कौन सा टेस्ट होता है सर? लीगल टेस्ट, बालजेट टेस्ट, किलर किलानी टेस्ट। ये देखो लीगल टेस्ट हो गया, फिर है बालजेट टेस्ट हो गया, और फिर एक होता है किलर किलानी, जो कि इसमें शायद नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ। किलर किलानी टेस्ट से पूछा गया है क्वेश्चन, किलर किलानी टेस्ट, किलर किलानी टेस्ट, किलर किलानी टेस्ट, जो कि आपके किसके लिए किए जाते हैं? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए किए जाते हैं। वैसे है केमिकल टेस्ट फॉर फ्लेवेनॉइड ग्लाइकोसाइड्स। फ्लेवेनॉइड ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो याद रखना, अमोनिया टेस्ट और वेनिलीन HCl टेस्ट, अमोनिया टेस्ट और वेनिलीन HCl टेस्ट। यानी कि अगर आप ग्लाइकोसाइड्स के बारे में लिखने आ जाएगा तो क्या क्या लिखोगे? सबसे पहले मेरे साथ बोलो, मैं यहीं पर आपको याद करा देता हूँ। ग्लाइकोसाइड्स एक ऑर्गेनिक नेचुरल कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक नेचुरल कंपाउंड होते हैं, जो हाइड्रोलिसिस करने पर कुछ शुगर मॉलिक्यूल और कुछ नॉन शुगर मॉलिक्यूल देते हैं। अगर मैं ग्लाइकोसाइड्स की बात करूं तो शुगर ग्रुप के जगह पर, शुगर ग्रुप के में क्या मिलता है? हमें ग्लाइकन मिलता है। एंड नॉन शुगर ग्रुप के जगह पे क्या मिलता है? ए ग्लाइकन मिलता है। और ग्लाइकन और ए ग्लाइकन आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा जुड़े होते हैं। वेरी गुड। अब आपको हर टाइप्स के ग्लाइकोसाइड के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है, एंड फिर उसके बारे में टेस्ट का नाम लिख देना है, बस नाम लिखना है, नॉट एक्सप्लेनेशन। केमिकल टेस्ट फॉर एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स। तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में अगर मैं बात करूं एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स की, तो यहाँ पर इसमें एंथ्रासीन होता है एज ए ग्लाइकन, ए ग्लाइकन के रूप में एंथ्रासीन होता है, इसलिए इसको एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स कहते हैं। इसके लिए दो टेस्ट है, एक है ब्राउन ट्रेगस टेस्ट और दूसरा है ब्राउन ट्रेगस टेस्ट एंड दूसरा है मॉडिफाइड ब्राउन ट्रेगस टेस्ट। थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, थोड़ा सा अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहे हैं, आप लोगों को भी पता है थोड़ा सा मेरा, लेकिन हाँ अभी मैं धीरे धीरे बेटर फील कर रहा हूँ। थोड़ा डॉक्टर का चक्कर मुझे ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, बट सब सही हो जाएगा, जस्ट नॉर्मल हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए। मुझे याद कराना है आपको, आप याद करो, है ना। चलो, और मुझे खुद में भी बुरा फील हो रहा है कि मैं आप लोगों की क्लासेस नहीं ले पा रहा था, कल भी स्किप हो गए, फिर आज थोड़ा लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों को पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, अभी से शुरू करना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करो। मैंने क्या बोला? एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के कौन कौन से टेस्ट होते हैं? ब्राउन ट्रेगस टेस्ट और मॉडिफाइड ब्राउन ट्रेगस टेस्ट। कौन कौन से है? ब्राउन ट्रेगस टेस्ट एंड मॉडिफाइड, है ना, मॉडिफाइड ब्राउन ट्रेगस टेस्ट। फिर उसके बाद है केमिकल टेस्ट फॉर सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन कौन से ग्लाइकोसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं? तो इसमें है हीमोलाइसिस टेस्ट और फोम टेस्ट। मेरे साथ बोलो, है ना, हेमोलाइसिस टेस्ट और फोम टेस्ट, हेमोलाइसिस टेस्ट और फोम टेस्ट। फिर है स्टेरॉइड्स और ट्राइटरपेनॉइड्स, जिसमें आपके लीबरमैन बूचर्ड टेस्ट और एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट, याद रखिएगा। एंड फिर आपके केमिकल टेस्ट फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड, काफ़ी बार पूछा हुआ है कार्डियक ग्लाइकोसाइड के टेस्ट का नाम बताओ। लीगल टेस्ट, बालजेट टेस्ट, लीगल टेस्ट, बालजेट टेस्ट, किलर किलानी टेस्ट। इन सभी टेस्ट के जितने भी ग्लाइकोसाइड के टेस्ट हैं, इनको याद करने के चक्कर में मत पड़ना, बस नाम याद रख लो। केमिकल टेस्ट फॉर फ्लेवेनॉइड ग्लाइकोसाइड, फ्लेवेनॉइड ग्लाइकोसाइड में अमोनिया टेस्ट और वेनिलीन HCl टेस्ट। क्या क्या हो जाएगा? वेनिलीन HCl टेस्ट। समझ गए बात को? हाँ, इसको एक बार थोड़ा सा पढ़ना PDF को, आपको क्लियरिटी मिलेगी। अब चलो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अभी फिलहाल पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द ए ग्लाइकन पोर्शन ऑफ द ग्लाइकोसाइड। बताओ, ए ग्लाइकन पोर्शन क्या होता है? ए ग्लाइकन पोर्शन क्या शुगर मॉलिक्यूल होता है या नॉन शुगर मॉलिक्यूल होता है, बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड नॉन शुगर होता है, या एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन द ग्लाइकोसाइड्स? जवाब दीजिए। व्हाट इज द ए ग्लाइकन पोर्शन ऑफ ए ग्लाइकोसाइड? ए ग्लाइकन पोर्शन क्या होता है? तो याद रखना, ए ग्लाइकन पोर्शन नॉन शुगर मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन शुगर मॉलिक्यूल होते हैं। आंसर बी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेथड फॉर डिटेक्टिंग ग्लाइकोसाइड्स। इसमें से कौन सा ग्लाइकोसाइड्स के लिए डिटेक्ट करने वाला टेस्ट है?
काफ़ी बार पूछा जाता है ऐसे सवाल, तो आपको खुद दिमाग लगाना है। साल्कोवस्किस, साली जी, साल्को मतलब साली जी। अब साली जी क्या करती हैं आपको ये पता है, टर्टर करती हैं, तो वो टर्पेनॉइड्स के टेस्ट हैं, टर्पेनॉइड्स का टेस्ट है, ये तो नहीं होगा। ब्रॉन ट्रेगस टेस्ट, मॉलिस टेस्ट या बेंडिक टेस्ट, तो अभी हमने बताया था एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आपके ब्रॉन ट्रेगस टेस्ट और मॉडिफाइड ब्रॉन ट्रेगस टेस्ट होते हैं। मॉलिस टेस्ट जो और बेंडिक टेस्ट ये सब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट होते हैं। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल आया हुआ है, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए ग्लाइकोसाइड। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ग्लाइकोसाइड का, अ शुगर और फैटी एसिड, नहीं, शुगर और नॉन शुगर मॉलिक्यूल था, शुगर एंड अमीनो एसिड ये भी नहीं होगा, ए शुगर एंड नॉन शुगर मॉलिक्यूल यानी ए ग्लाइकन, तो आंसर हो जाएगा सी, एक शुगर और एक नॉन शुगर मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, एक शुगर और एक नॉन शुगर मॉलिक्यूल हो जाएगा। चलो अगला, ये ग्लाइकोसाइड्स के बारे में ऐसे सवाल आए हुए थे जो कि मैंने आपको करवा दिया। अब है आपके अगले टॉपिक टेनिन्स। सभी लोग कमेंट में हेडिंग डाल दो अपना टेनिन, सभी लोग कमेंट में लिख दो टेनिन। अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है, टेनिन पढ़ना है, टेनिन, है ना। क्या आता है भाई टेनिन, सब लोग जवाब दीजिए। तो टेनिन जो है, जैसे चाय में पाया जाता है ना, टी में टेनिन होता है, कॉफ़ी में टेनिन होता है, तो वही टेनिन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, टेनिन क्या होता है। चलो, तो टेनिन की अगर मैं बात करूं तो ये एक पॉलीफिनोलिक, याद रखना, दे आर पॉलीफिनोलिक सब्सटेंस, पॉलीफिनोलिक सब्सटेंस है। अच्छा, पॉलीफिनोलिक का मतलब क्या है, अच्छा ये फिनॉल ग्रुप जानते हो, ये फिनॉल ग्रुप अगर बेंजीन में OH लगा होता है उसको फिनॉल कहते हैं। तो अगर ऐसे कंपाउंड जिसमें बहुत सारे फिनॉल हो उसको पॉलीफिनोलिक कह देंगे। तो ये पॉलीफिनोलिक सब्सटेंस है जो कि फाउंड इन मैनी प्लांट्स, जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं। दे आर वाटर सोल्यूबल, हाँ वाटर सोल्यूबल है। अच्छा, चाय पत्ती में, टी में टेनिन पाया जाता है, आपको भी पता होगा, उसी की वजह से उसका कलर आता है लाल। तो चाय को जब पानी में डाल के खौलाते हो तो चाय का कलर आ जाता है ना, तो वही है, टी का टेनिन पानी में आ जाता है। अगर चाय को रात भर पानी में डाल के रख दोगे फिर भी पानी का कलर आ जाएगा। तो एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि जो चाय के अंदर टेनिन है ये वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है, वाटर सोल्यूबल है, और जो भी चीज़ें वाटर सोल्यूबल होती है उसका एक्सट्रैक्शन करना बहुत आसान है, सिर्फ पानी में डाल के खौला दो या रख दो निकल जाएगा। तो वही बोल रहा है कि ये पॉलीफिनोलिक सब्सटेंस है जो कि बहुत सारे प्लांट्स में होते हैं। दे आर वाटर सोल्यूबल, दैट इज वाई दे हैव इजी एक्सट्रैक्शन, इसीलिए इसको एक्सट्रैक्शन करना आसान है। एंड दे आर यूजफुल इन वेरियस एप्लीकेशंस इन द केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, अलग अलग एप्लीकेशन के लिए केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होते हैं। दे आर कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स होता है, ऑर्गेनिक होता है, नॉन नाइट्रोजनस होता है, इसमें नाइट्रोजन नहीं होते हैं, पॉलीफिनोलिक सब्सटेंस होता है जिसका हायर मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, यानी टैनिन की बात कर रहे हैं तो ये कई सारे पौधे में पाए जाने वाले पॉलीफिनोलिक पदार्थ हैं, वे पानी में घुलनशील होते हैं, इसलिए इसे निकालना भी आसान होता है, और ये रासायनिक तथा औषधि उपयोग में विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोग होते हैं। वे उच्च आणविक भार वाले जटिल कार्बनिक और गैर नाइट्रोजन युक्त पॉलीफिनोलिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब ये टैनिन के टेस्ट के लिए कौन कौन सा, टैनिन का कौन कौन सा टेस्ट है, एक है जिलेटिन टेस्ट, टैनिन का टेस्ट का नाम है, एक है जिलेटिन टेस्ट, और दूसरा क्या है, एक है जिलेटिन टेस्ट और एक है गोल्ड बिटर्स स्किन टेस्ट। क्या क्या है, जिलेटिन टेस्ट और गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट, जिलेटिन टेस्ट और गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट। अब ये जिलेटिन टेस्ट का थोड़ा सा आप लोगों को मन है तो लिखने के लिए थोड़ा, क्योंकि टैनिन का अगर लिखने आ गया, क्योंकि इसके 2 ही टेस्ट के नाम हैं, 2 या 3-4 टेस्ट के नाम हैं, तो आप इसको जरूरी नहीं है कि इसमें इतना सारा लिखें। मैं बोलूँगा सिर्फ एल्कलॉइड और टर्पेनॉइड्स के टेस्ट का डिटेल याद कर लीजिए, बाकी सबके नाम याद कर लीजिए। जैसे इसके लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, जिलेटिन टेस्ट, गोल्ड बिटर्स स्किन टेस्ट, है ना, हाँ, वैसे उसके साथ साथ क्या होता है, फेनाजोन टेस्ट, और फिर उसके बाद क्या होता है, मैच स्टिक टेस्ट, मैच स्टिक टेस्ट, बस मैच स्टिक टेस्ट। इस तरीके से आप नाम याद रख लेंगे, काम हो जाएगा। क्या क्या है इसका बताओ, तो गोल्ड क्या कहते हैं, इसमें हो जाएगा जिलेटिन टेस्ट, जिलेटिन टेस्ट, फिर हो जाएगा गोल्ड बिटर्स स्किन टेस्ट, फिर हो जाएगा आपका गोल्ड बिटर्स स्किन टेस्ट के साथ साथ फेनाजोन टेस्ट, और उसके बाद फिर हो जाएगा मैच स्टिक टेस्ट, मैच स्टिक टेस्ट। एंड यहाँ से सवाल देखो कैसे पूछे गए हैं, यहाँ से सवाल ऐसे पूछे गए हैं जो कि आपको करके दिखाना है। देखो
मैं सवाल साथ साथ इसीलिए कराता हूँ ताकि आपको पता हो कि हाँ भाई क्वेश्चन कैसे बनते हैं। गोल्ड बिटर्स स्किन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ क्लास ऑफ कंपाउंड। बताओ भाई गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट किसके लिए है? तो गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट, जिलेटिन टेस्ट, फेनाजोन टेस्ट, मैच स्टिक टेस्ट, ये सब टैनिन के लिए होता है। तो टैनिन, स्टेरॉइड्स, ग्लिसराइड्स, रेजिन्स, तो आंसर हो जाएगा टैनिन्स। क्या हो जाएगा? टैनिन हो जाएगा, करेक्ट। चलो बस यहाँ से यही सवाल था। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको आप लोगों को पढ़ना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वोलेटाइल ऑयल। जो भी वोलेटाइल ऑयल होते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा एक छोटा सा नोट्स लिखना है, ठीक है। वाष्पशील तेल, जो वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं, वोलेटाइल ऑयल्स के मतलब क्या है? वोलेटाइल ऑयल्स का मतलब है ऐसा ऑयल, देखो ऑयल दो प्रकार का होता है। ऑयल दो प्रकार का होता है। एक कौन कौन सा होता है बताओ, सब लोग जानते हो तो? एक होता है फिक्स्ड ऑयल, वेरी गुड। दूसरा क्या होता है सर? वोलेटाइल ऑयल होता है, वोलेटाइल ऑयल होता है। अच्छा, फिक्स्ड ऑयल क्या इवेपोरेट हो सकता है? नो, ये इवेपोरेट नहीं होता है। ये हो सकता है, ये वाष्पशील हो सकता है। अच्छा, वोलेटाइल ऑयल के एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, क्लोव ऑयल, है ना, जो कि खुले में रख दोगे, अगर उसका ढक्कन खुला है तो वो उड़ जाएगा, है ना। वैसे आपका होता है पिपरमिंट ऑयल। पिपरमिंट ऑयल आप लोगों को याद रख लेना है, पिपरमिंट ऑयल पूछा जाता है इसमें से कौन सा वोलेटाइल है। तो कुछ एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ। क्लोव ऑयल यानी लौंग का तेल, जो कि डेंटल एनाल्जेसिक, यानी कि ये भी याद रख लेना, डेंटल एनाल्जेसिक के तौर पर यूज़ करते हैं। अगर किसी को दांत में दर्द है तो वो डेंटल एनाल्जेसिक के तौर पर दांत के दर्द को भी आराम करता है लौंग का तेल। पिपरमिंट ऑयल, क्लोव ऑयल, और उसके साथ साथ क्या हो जाएगा? टर्पेंटाइन ऑयल, टर्पेंटाइन, है ना, टर्पेंटाइन ऑयल। ये सब कुछ है जो कि आपके क्या हैं, आपके मेनली क्या कहते हैं, आपके वोलेटाइल हैं। जबकि फिक्स्ड में क्या क्या एग्जांपल हो जाएगा? तो आपका कैस्टर, है ना, जो आपके मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड सरसों का तेल, सोयाबीन ऑयल, ये सब जो होते हैं, जो रिफाइंड तेल होते हैं, ये सब फिक्स्ड ऑयल हैं, ठीक है। वेरी गुड, ये सब वोलेटाइल ऑयल नहीं, कैस्टर ऑयल भी फिक्स्ड है, फिक्स है, ठीक है। हाँ चलो, पेट्रोल यहाँ पे नहीं पढ़ना है भाई, लेकिन हाँ चलो वो भी वोलेटाइल है। चलो, तो अभी वोलेटाइल ऑयल क्या होते हैं अच्छे से सब लोग हम लोग समझते हैं। ये क्वेश्चन आप 100% लिख लो। ये एक ऐसा सवाल है 100% आता ही है, शॉर्ट या लॉन्ग में कहीं ना कहीं आ जाता है। 100% आने वाले सवाल आज करवा रहा हूँ। देखो, वोलेटाइल ऑयल को हिंदी में वाष्पशील तेल कहते हैं। वोलेटाइल ऑयल्स आर नेचुरल ओडोरस सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स। ये नेचुरल ओडोरस सब्सटेंस है जो कि हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं। अच्छा, ओडोरस मतलब है कि वोलेटाइल ऑयल होता है ना, इसकी वजह से खुशबू आती है प्लांट्स में। कैसे? टर्पेनॉइड्स की वजह से, याद करो टर्पेंटाइन ऑयल, ये भी वोलेटाइल था। तो एक्चुअली कैसे टर्पेनॉइड्स की वजह से प्लांट में खुशबू आ रहा था, जस्ट लाइक दैट ये वोलेटाइल ऑयल जो होते हैं उसके वजह से, ये एक ओडोरस सब्सटेंस यानी कि सुगंधित सब्सटेंस होते हैं, जो कि मतलब जब आप उसको सूंघने जाते हो तो उसके आसपास उड़ता है तो आपको अच्छा खुशबू आता है। वही बोल रहा है, वोलेटाइल ऑयल आर नेचुरल ओडोरस सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स, यानी वाष्पशील तेल पौधे से प्राप्त प्राकृतिक गंधयुक्त पदार्थ होते हैं, करेक्ट। दे प्रोवाइड एरोमेटिक एसेंस और फ्रेग्रेंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द सम प्लांट्स, यानी वे कुछ पौधों के विभिन्न अंगों के सुगंधित सार या सुगंध प्रदान करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये एरोमेटिक एसेंस प्रोवाइड करते हैं। एरोमेटिक मतलब ये होता है खुशबूदार, है ना, चीज़ें प्रोवाइड करना, खुशबूदार, एक तरीके से एकदम मस्त वाला। दीज ऑयल्स इवेपोरेट फ्रीली ऑन एक्सपोजर टू एयर। हाँ, यहाँ से सवाल आया हुआ है, वोलेटाइल ऑयल का नेचर ही है, ये ऑयल इवेपोरेट कर जाता है, यानी ये वाष्पित हो जाता है, मतलब तुरंत से उड़ जाएगा अगर आप एयर के कांटेक्ट में छोड़ देंगे तो। दैट इज वाई दे आर नोन एज वोलेटाइल ऑयल, इसीलिए इसको वोलेटाइल ऑयल कहते हैं, है ना। यानी ये तेल हवा के संपर्क में आने पर स्वतंत्र रूप से वाष्पित हो जाती हैं, इसलिए इन्हें वाष्पशील तेल कहा जाता है। दे डू नॉट लीव परमानेंट ग्रीस स्पॉट ऑन पेपर। अच्छा, ग्रीस स्पॉट क्या होता है पता है? जैसे एक पेपर ले लो, एक पेपर ले लो, ठीक है, अगर उसके ऊपर सरसों तेल डालोगे तो एक दाग लगेगा, और उसी दाग को ग्रीस स्पॉट कहते हैं, ग्रीस स्पॉट, ठीक है। तो जो स्पॉट है वो परमानेंट रह जाएगा। अगर फिक्स्ड ऑयल है, अगर फिक्स्ड ऑयल है तो वो परमानेंट रह जाएगा। अरे रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? हाँ,
लेकिन अगर वोलेटाइल ऑयल है तो ग्रीस स्पॉट तो आएगा, जैसे लौंग का तेल डालोगे आएगा, दाग आएगा, लेकिन परमानेंटली नहीं रहेगा। अगर आप उसको ओपनली एरिया में छोड़ दोगे तो कुछ देर के बाद सारा तेल उड़ जाएगा और वो स्पॉट पता भी नहीं चलेगा। तो वही बोल रहा है, दे डू नॉट लीव परमानेंट ग्रीस स्पॉट ऑन द पेपर, यानी ये परमानेंट ग्रीस स्पॉट नहीं छोड़ते हैं, यानी कागज पर स्थायी ग्रीस के धब्बे नहीं छोड़ते हैं। समझ में आ गया? बताओ, वोलेटाइल ऑयल कैसा सब्सटेंस है? ये नेचुरल ओडोरस सब्सटेंस है जो हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं एरोमेटिक एसेंस और फ्रेग्रेंस अलग अलग प्लांट्स को, एंड ये जो ऑयल्स हैं इवेपोरेट करते हैं फ्रीली एंड एक्सपोजर टू एयर के एक्सपोजर में, दैट इज वाई दे आर नोन एज वोलेटाइल ऑयल, इसीलिए इसको वोलेटाइल ऑयल कहा जाता है। दे डू नॉट लीव परमानेंट ग्रीस स्पॉट, ये परमानेंट ग्रीस स्पॉट नहीं छोड़ते हैं पेपर पर, है ना। हाँ, अब इसके आइसोलेशन टेक्निक से सवाल आते हैं, यानी इसको प्लांट से कैसे आइसोलेट किया जाता है। तो सबसे पहला मेथड होता है डिस्टिलेशन बाय वाटर, जल द्वारा आसवन करना। अच्छा, डिस्टिलेशन मेथड में क्या करते हैं सर? तो डिस्टिलेशन मेथड में करते क्या है, समझना बात को। ये एक डिस्टिलेशन चैम्बर है, ये एक डिस्टिलेशन चैम्बर है, इसमें ये आपका पूरा प्रॉपर डिस्टिलेशन प्लांट है। इसमें ये वाला जो है नीचे से ये जो है आपका डिस्टिलेशन चैम्बर है। ये देखो, ये जो गोल जैसा दिख रहा है डिस्टिलेशन चैम्बर है। इसमें एक्चुअली आप क्या करते हो, पानी लेते हो और जो ये गोल गोल दिखाया जा रहा है वो ड्रग है, जो ड्रग का वोलेटाइल ऑयल निकालना है उस ड्रग को डाल दिए, और नीचे से स्टोव लगा हुआ है जहाँ से हीट दे रहे हैं, और यहाँ एक थर्मोमीटर लगा हुआ है जिससे टेम्परेचर मापते हैं, और हम इसको ज़्यादा नहीं 40 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं। हीट करने की वजह से यहाँ से पानी का क्या निकलता है, वाष्प निकलता है, एंड पानी के वाष्प के साथ साथ जो ये क्रूड ड्रग है उसके अंदर जो वोलेटाइल सब्सटेंस है वो भी क्या करेगा, वोलेटाइल ऑयल भी चूंकि वाष्प होगा, गर्म करने पर वो वाष्पित होता है, वो वाष्प होकर के उड़ेगा, और उड़ने के बाद इधर से एक पाइप से होकर गुजरेगा। और याद रखना, ये पाइप जो होता है, इस पाइप में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर बगल बगल में ठंडा पानी सर्कुलेट कर देते हैं, बगल बगल में ठंडा पानी। इससे क्या होता है कि वो जो वोलेटाइल ऑयल था जो गर्म वाष्प के फॉर्म में था, जब वो ठंडा होता है तो वो लिक्विड बन जाता है, और वाटर भी वाष्प के फॉर्म में था, तो दोनों चीज़ नीचे कलेक्ट होगा, पानी भी कलेक्ट होगा, देखो पानी भी कलेक्ट होगा और ऑयल भी कलेक्ट होगा, वोलेटाइल ऑयल। लेकिन पता है आपको, पानी और तेल जब एक साथ आते हैं तो तेल ऊपर की ओर छतना जाता है, तेल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे आ जाएगा, फिर हम यहाँ से तेल को अलग कर देंगे। यानी डिस्टिलेशन बाय वाटर मेथड यही होता है, ठीक है। यानी इसमें करते क्या हैं, कह रहा इट इज़ अप्लाइड टू प्लांट्स विच आर नॉट इंज्यूर्ड अपॉन बॉइलिंग। चूँकि हम यहाँ पे प्लांट को बॉयल कर रहे हैं, देखो डिस्टिलेशन चैम्बर में बॉयल हो रहा है, तो हम ऐसे ड्रग का इस्तेमाल करते हैं जो कि हीट करने पर उसकी प्रॉपर्टी खराब ना हो। यानी इट इज़ अप्लाइड टू प्लांट्स विच आर नॉट इंज्यूर्ड अपॉन बॉइलिंग, यानी कि उसको बॉयल करने पर वो खराब ना हो। यानी यह उन पौधों पर लागू होता है जो उबलने पर क्षतिग्रस्त नहीं होते हैं। जो भी क्रूड मटेरियल है, जैसे लौंग है ना, लौंग को डाल दिए, है ना, जो भी क्रूड मटेरियल है इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द डिस्टिलेशन चैम्बर। देखो यही है डिस्टिलेशन चैम्बर, इस डिस्टिलेशन चैम्बर में डालते हैं, हाँ, अलोंग विथ वाटर, पानी के साथ डालते हैं, सब्जेक्टेड टू हीट बिलो, और उसमें हीट देते हैं लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक। कितना देखते हैं 40 डिग्री सेल्सियस। यस, डायग्राम डिस्टिलेशन में बना दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ये डायग्राम बनाना है अगर एग्जाम में आया तो। कहने का मतलब है कच्चे माल यानी जो क्रूड मटेरियल है उसको पानी के साथ आसवन कक्ष में डाला जाता है, डिस्टिलेशन चैम्बर में डाला जाता है। और कितना टेम्परेचर, एक बार सवाल आया हुआ है, हाँ, पेपरमिंट का भी प्लांट, बताओ गौरव मिश्रा जवाब दो, कितना डिग्री पर, है ना। मैं थोड़ा सा छोटा हो जाऊं ताकि कंटेंट, चलो मैं थोड़ा छोटा हो जाता हूं भाई, टेक 1 सेकेंड। हाँ, अब सही है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया भैया, देखना एक बार क्वेश्चन आया था कितने डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं टेम्परेचर, तो 40 डिग्री सेल्सियस, बहुत बढ़िया, ठीक है। तापमान पर गर्म किया जाता है। अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर इज ऑब्टेन्ड एज अ डिस्टिलेट, यानी कि ओवरऑल हम लोगों को क्या मिलता है,
ऑयल और वाटर का मिक्सचर मिलता है डिस्टिलेट के फॉर्म में, विच इज़ फर्दर कलेक्टेड इन द फ्लास्क, फ्लास्क में हमें कलेक्ट हो जाता है। यानी तेल और पानी का मिश्रण आसवन के रूप में प्राप्त होता है, जिसे आगे एक फ्लास्क में एकत्र किया जाता है। द डिस्टिलेट इज सेपरेट इनटू 2 लेयर्स, डिस्टिलेट 2 लेयर में हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, आपने देखा तेल और पानी अलग अलग हो गया, यानी आसवन के 2 परतों में अलग किया जाता है। देन ऑयल इज विड्रॉन फ्रॉम द अपर आउटलेट, ऑयल को फिर यहाँ से विड्रॉ कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। एंड वाटर फ्रॉम लोअर आउटलेट वाइस वर्सा, यानी फिर कंडेंसर के ऊपर आउटलेट से तेल और निचले आउटलेट से पानी निकाला जाता है। एंड फिर एग्जाम्पल इंक्लूड जैसे टर्पेंटाइन ऑयल हो गया, क्लोव ऑयल हो गया, इसी मेथड से निकाला जाता है। यानी लौंग का तेल है ना, लौंग का तेल हम लोगों ने लैब में टर्पेंटाइन ऑयल भी बनाया है, क्लोव ऑयल भी बनाया है। जो क्लोव ऑयल है वो इसी तरीके से होता है ना, लौंग का तेल, टर्पेंटाइन ऑयल। क्लोव ऑयल कैसे बनाया जाता है, तो क्लोव को क्या करोगे, सिंपली फिर से समझाता हूँ। ये एक डिस्टिलेशन चैम्बर है, इसका डायग्राम मैं लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में अगर आएंगे तो ये वाला डायग्राम जरूर बना देना, ठीक है। इसमें एक डिस्टिलेशन चैम्बर है, नीचे से हीट दिया जा रहा है, इसमें पानी है, पानी के साथ क्रूड ड्रग है, उसको हीट करके 40 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाते हैं, बॉयल होता है, उसके वजह से यहाँ पर वाष्प बनता है, वोलेटाइल ऑयल भी ऊपर उठते हैं वाष्प के फॉर्म में। एंड फिर यहाँ पे ठंडे पानी से उसको ठंडा किया जाता है, एंड ठंडा करने के बाद वो क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। एंड जब कंडेंस होकर के नीचे गिरता है तो कलेक्ट होकर के यहाँ से ऑयल अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। नेक्स्ट है वाटर एंड स्टीम डिस्टिलेशन। पहला तो था क्या, वाटर डिस्टिलेशन, देखो ये क्या था, डिस्टिलेशन बाय वाटर, है ना, डिस्टिलेशन बाय वाटर, ठीक है। और टर्पेंटाइन ऑयल का एक्चुअली यूज होता है खुशबूदार परफ्यूम वगैरह बनाने में, ठीक है। वाटर एंड स्टीम डिस्टिलेशन, यानी जल और भाप का आसवन, ठीक है। पहला तो था सिर्फ वाटर डिस्टिलेशन, लेकिन ऐसे ड्रग जो कि मान लो पानी में डालने पर ख़राब हो जाएंगे, और पानी में डालने पर ख़राब और डायरेक्टली ही उसको बॉईल करेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, तो वैसे के लिए अलग मेथड होता है जिसका नाम है वाटर एंड स्टीम डिस्टिलेशन। एक्चुअली यहाँ स्टीम डिस्टिलेशन होता है। ये भी डायग्राम आप बना दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। करना क्या होता है, देखो वोलेटाइल ऑयल 100% आता है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला ये सदाबहार क्वेश्चन है, तो इसीलिए इसको अच्छे से लिख के जाओ, 5 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। करना क्या होता है, देखो ये आपका सबसे पहले यहाँ पर एक और मतलब एक कुकर टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, कुकर टाइप का समझते हो, जो कि पूरी तरीके से पैक्ड है, नीचे से हीट दिया जाता है, इसके अंदर पानी भरा होता है, इसके अंदर पानी भरा होता है। पानी को गर्म करके हम क्या करते हैं, स्टीम तैयार करते हैं, हॉट स्टीम यानी वाष्प, और एक पाइप जोड़ देते हैं जिससे कि हम सिर्फ पानी नहीं लेंगे, उसमें से सिर्फ गर्म वाष्प लेंगे, और गर्म वाष्प लेकर के दूसरे जो एक ट्रे टाइप का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ नीचे से स्टीम डाला जाता है, नीचे से स्टीम डाला जाता है, ठीक है, और बीच में प्लांट मटेरियल जो भी क्रूड ड्रग है उसको रख दिया जाता है। अब जाहिर सी बात है, नीचे हम पानी रखना है, क्या क्रूड ड्रग में पानी मिलाएं, नहीं, ये सीधा क्रूड ड्रग रख दिए, हम नीचे से सिर्फ इसका गर्म स्टीम दे रहे हैं, और इस स्टीम की वजह से ये थोड़ा सा हीट होगा, एंड इसके अंदर के जो वोलेटाइल ऑयल है वो ऊपर की ओर उठेंगे, और उठेंगे तो यहाँ एक पाइप लगा होता है, उस पाइप के माध्यम से हम लोग कंडेंसर में डाल देंगे, एंड कंडेंसर में वो ठंडा होगा, एंड ठंडा होने के बाद हमें इसका इसेंशियल ऑयल मिल जाएगा, एंड कंडेंस्ड वाटर अलग हो जाएगा। समझ रहे बात को? चलो जवाब दो भाई, समझ में आया? कहने का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं है, यहाँ पर हम लोग इसमें से हीट सोर्स में से इसमें वाटर को गर्म करके हॉट स्टीम निकाल लेंगे, और यहाँ पे सिर्फ स्टीम देंगे, स्टीम वाष्प, और ताकि ये क्रूड ड्रग खराब ना हो, ठीक है, और इसके वोलेटाइल ऑयल को कंडेंस करके बाहर कर लेंगे। तो वही बोल रहा है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सब्सटेंस दैट आर हार्म्ड बाय डायरेक्ट हीट। अगर ऐसे सब्सटेंस जिसको कि डायरेक्टली हीट कर देंगे, डायरेक्टली पानी में डाल के बॉईल करेंगे तो वो ऐसे ख़राब हो जाते हैं, तो वैसे सब्सटेंस के लिए हम लोग ये वाला मेथड अपनाते हैं। यानी इसका उपयोग उन पदार्थों के लिए किया जाता है जो सीधे गर्मी से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। द ड्राइड ड्रग इज कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ वाटर, यानी सूखी दवा को पानी की परित के साथ ढक दिया जाता है। स्टीम इज पास्ड थ्रू द मिक्सचर, यानी नीचे से स्टीम पास कराया जाता है, विच इज जनरेटेड इन द अनदर चैम्बर, जो कि अनदर चैम्बर में वो स्टीम बनाया जा रहा है, एंड पाइप्ड इनटू द कंटेनर कंटेनिंग द ड्रग, यानी कि जो जिस कंटेनर में ड्रग है उस कंटेनर में पाइप के माध्यम से लाया जाता है।
फिर कह रहा है द वेपर कंटेन्स वॉलेटाइल ऑयल, यस। अब वो जो वेपर उठेगा, अब जो ये वेपर उठ रहा है, ये जो वेपर उठ रहा है इसमें क्या पाया जाता है, वॉलेटाइल ऑयल। अब वो वॉलेटाइल ऑयल क्या होता है, कंडेंस होकर यानी ठंडा होकर के कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। वाष्प में वाष्पशील तेल जिन्हें संघनित करके ठंडा किया जाता है और एकत्र किया जाता है। एग्जाम्पल में जैसे देखो सिनेमन का ऑयल, दालचीनी का तेल, दालचीनी का तेल इसी मेथड से निकाला जाता है, सिनेमन ऑयल, ठीक है। हाँ, सिनेमन ऑयल। अब सिनेमन ऑयल हो गया, ठीक है। अब देखो इसके थोड़ा सा हम लोग रिपीट करते हैं, चलो सुनो, कितने लोग चाहते हैं रिपीट, चलो ध्यान से सुनना। वॉलेटाइल ऑयल मैंने पढ़ाया है, अब वॉलेटाइल ऑयल को समझो। वॉलेटाइल ऑयल क्या होता है, वॉलेटाइल ऑयल एग्जाम्पल क्या क्या है बताओ, सब लोग आप लोग बोलो। तो ये एक एग्जाम्पल है इसका, क्लोव ऑयल, हाँ क्लोव ऑयल, ठीक है। टर्पेंटाइन ऑयल, पेपरमिंट ऑयल, एक और नाम याद रख लो, सिनेमन ऑयल, दालचीनी का तेल, सिनेमन ऑयल, सिनेमन ऑयल, ठीक है, सिनेमन ऑयल, ठीक है। अच्छा, वॉलेटाइल ऑयल क्या होते हैं, ये एक नेचुरल ओडोरस सब्सटेंस होते हैं, नेचुरल ओडोरस सब्सटेंस होते हैं, ये एक नेचुरल ओडोरस सब्सटेंस होते हैं। वॉलेटाइल ऑयल क्या होता है, नेचुरल ओडोरस सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें प्लांट्स से प्राप्त होता है। ये एरोमेटिक एसेंस प्रोवाइड करता है और फ्रेग्रेंस, खुशबू प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये ऑयल जो दीज ऑयल्स हैं एवेपोरेट फ्रीली ऑन एक्सपोजर टू एयर, यानी हवा के प्रेजेंस में आने से ये फ्रीली इवेपोरेट होते हैं, इसलिए हम लोग उसको वॉलेटाइल ऑयल कहते हैं। दे डू नॉट लीव परमानेंट ग्रीस स्पॉट, ये परमानेंट ग्रीस स्पॉट नहीं छोड़ते हैं ऑन पेपर, बहुत बढ़िया। अगर इसके आइसोलेशन मेथड की बात करें तो पहला मेथड है डिस्टिलेशन बाय वाटर। इसमें वो ड्रग हम लोग अप्लाई करते हैं जो ड्रग इंज्योर नहीं होता अपॉन बॉइलिंग, यानी क्षतिग्रस्त नहीं होता अगर उसको बॉयल करे तो। इट इज़ अप्लाइड टू प्लांट्स विच आर नॉट इंज्यूर्ड अपॉन बॉइलिंग, ठीक है। क्रूड मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिलेशन चैम्बर में डालते हैं, किसके साथ, पानी के साथ, और वहाँ पे हीट करके कितना डिग्री सेल्सियस लेके जाते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस के, और वहाँ पे क्या होता है, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, हमें एज ए डिस्टिलेट क्या प्राप्त होगा, ऑयल और वाटर का मिक्सचर। हम उसको क्या करते हैं, फिर डिस्टिलेट दो सेपरेट लेयर्स में कनेक्टेड होता है, हम वहाँ से ऑयल को बाहर निकाल लेते हैं और वाटर को बाहर निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल में टर्पेंटाइन ऑयल है और क्लोव ऑयल है, देखो बाहर निकाल लिए ना, अलग अलग हो गया। अब है वाटर एंड स्टीम डिस्टिलेशन। वाटर एंड स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है, ये मेथड उन प्लांट्स के लिए यूज होता है जो कि हार्म बाय डायरेक्ट हीट, अगर हम उसको डायरेक्टली हीट करेंगे तो शायद वो हार्म हो सकता है, यानी क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, ड्राई ड्रग को एक पानी के परत से थोड़ा सा पहले धो धा लेते हैं अच्छे से, एंड फिर स्टीम, हम वहाँ पे डायरेक्टली उसको पानी में नहीं डालते बल्कि स्टीम को पास करवाते हैं। स्टीम इज पास थ्रू, स्टीम मतलब होता है वाष्प, भाप को उस मिक्सचर में पास कराते हैं जो कि जनरेट होता है अनदर चैम्बर में। मैंने बताया ना दूसरे चैम्बर में, देखो ये दूसरे चैम्बर में हीट स्टीम डेवलप किया गया और उसमें से पास कराया जाता है ना, जिसमें ड्रग है। उसके बाद क्या होता है, द वेपर कंटेन्स वॉलेटाइल ऑयल, उस वेपर में वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं जो कंडेंस्ड, कूल्ड एंड कलेक्टेड, ठीक है। एग्जाम्पल में है सिनेमन ऑयल, एग्जाम्पल में क्या है, सिनेमन ऑयल है, ओके। हाँ, अब आते हैं इसके थेरापेटिक एक्शन। थेरापेटिक एक्शन का मतलब है कि वॉलेटाइल ऑयल का उपयोग क्या क्या है ना, वॉलेटाइल ऑयल का उपयोग क्या क्या है देखना। अगर इसके थेरापेटिक एक्शन की मैं बात करूं तो बायोकेमिकल और जैव रासायनिक इसके कुछ हैं। दे इंटरेक्ट विथ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स प्रेजेंट इन द ब्लड। हाँ, ये आपके ब्लड में जाता है और वहाँ पे हार्मोन्स और एंजाइम्स के साथ इंटरेक्ट करता है, यानी रक्त में मौजूद हार्मोन्स और एंजाइम के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। फिजियोलॉजिकल में दे परफॉर्म फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इन द बॉडी सच एज वॉलेटाइल ऑयल इन फेनल जनरेट्स एस्ट्रोजन लाइक कंपाउंड्स, यानी जैसे फेनल में भी कुछ वॉलेटाइल ऑयल होते हैं, वो एस्ट्रोजन लाइक कंपाउंड्स बनाने का काम करते हैं। कुछ थोड़ा सा साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक भी है। ऑन इनहेलेशन ऑफ वॉलेटाइल ऑयल मॉलिक्यूल, जब आप वॉलेटाइल ऑयल के मॉलिक्यूल को इनहेल करते हो, स्मेल करते हो, द ऑल्फैक्टरी एरिया ऑफ द ब्रेन, यानी ब्रेन का ऑल्फैक्टरी एरिया, वो एरिया जो आपके सुगंध को मतलब पहचानता है, गेट्स स्टिमुलेटेड, वो थोड़ा अच्छा स्टिम, कहते हैं गुलाब का फूल सूंघ, हाँ मज़ा आ गया, तो स्टिमुलेट करता है। एंड रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर्स, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जैसे डोपामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, सेरोटोनिन जैसे चीज़ें रिलीज करता है जो कि आपका मूड अच्छा होता है। कॉजिंग मेंटल एंड इमोशनल बिहेवियर चेंजेस, थोड़ा सा मेंटली और बिहेवियरली थोड़ा चेंजेस आते हैं, ठीक है। ये इसके कुछ, हाँ चलो भाई, आनंद बाबू का आंसर मैं देखता हूँ, इसका आंसर करो।
व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वोलेटाइल ऑयल, सवाल आया था, बताओ। अभी मेरे बच्चे सारे लोग, अभी आप लोग जवाब देंगे। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वोलेटाइल ऑयल, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है वोलेटाइल ऑयल का? दे आर वाटर सोल्यूबल, दे इवेपोरेट इजिली एट रूम टेम्परेचर, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, दे आर फाउंड इन ओनली इन फ्लावर्स। क्या ये फ्लावर्स में है? तो आंसर आप लोगों का आ गया बी। हाँ, ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते, कोई भी ऑयल पानी में घुलनशील नहीं होता। दे इवेपोरेट इजिली एट रूम टेम्परेचर, वेरी गुड, ये रूम टेम्परेचर पर इजिली इवेपोरेट हो सकते हैं, है ना। हाँ, वोलेटाइल ऑयल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, वोलेटाइल ऑयल्स किससे ऑब्टेन्ड होते हैं? प्लांट्स से, एनिमल से, मिनरल से, सिंथेटिक सोर्सेज से। वोलेटाइल ऑयल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो वोलेटाइल ऑयल याद रखना, प्लांट्स से, पौधे से, एनिमल से, मिनरल से तो नहीं, हमें प्राप्त होते हैं प्लांट्स से, प्लांट्स से। द मेथड ऑफ वोलेटाइल ऑयल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम हर्ब इज नोन एज, देखो एक बार सवाल आया था किस मेथड से वोलेटाइल ऑयल का एक्सट्रैक्शन करते हैं? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, स्टीम डिस्टिलेशन, एक्सप्रेशन, इन्फ्लोरेसेंस। आंसर हो जाएगा स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन या वाटर डिस्टिलेशन, यही दोनों मेथड है। आंसर बी। इन वाटर डिस्टिलेशन द डिस्टिलेट कंटेंस, यानी वाटर डिस्टिलेशन जो होता है उसमें जो लास्ट में डिस्टिलेट प्राप्त होता है उसमें क्या क्या होते हैं? ओनली ऑयल नहीं, डिस्टिलेट में हमारा पानी भी होता है, तेल भी होता है, लेकिन दोनों डिफरेंट लेयर में होता है। ओनली वाटर नहीं, ऑयल एंड वाटर दोनों होता है, वहां से सेपरेट किया जाता है। आंसर सी, तीनों दोनों चीज होता है, वेरी गुड। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए वाटर डिस्टिलेशन, इसमें से कौन सा वाटर डिस्टिलेशन का एग्जाम्पल है? क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, सिनेमन ऑयल, फेनल ऑयल, कोकोनट ऑयल। देखो कोकोनट ऑयल तो होगा नहीं, बचा क्या, कौन सा इसमें से वाटर डिस्टिलेशन? तो वाटर डिस्टिलेशन क्लोव ऑयल, क्योंकि वाटर में मतलब पानी में डाल के खौलाना पड़ता है, तो वो होता है क्लोव। सिनेमन होता है स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है, खत्म। चलो अब कल से जो पार्ट स्टार्ट होगा ना बाबू, स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स वाला, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने वाला है, वो फिर धूम मचाएगा आपका, है ना। हाँ, अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो था ट्रेलर, कल से मेनली वो क्रूड ड्रग्स वाला पार्ट स्टार्ट होगा, जितना भी ड्रग्स का यूज है, मेडिसिनल, मतलब सब कुछ स्टार्ट होने वाला है, मज़ा आएगा आपको। लगभग 6 लेक्चर में पूरा चैप्टर 1, 2, 3, 4 4 चैप्टर कवर हो गया आपका। अब चैप्टर नंबर 5 मेनली कल से स्टार्ट होगा, चैप्टर 5 के क्वेश्चंस, एंड बहुत ही मज़ेदार, शानदार, ज़बरदस्त, जो कह लो वो रहने वाला है, मज़ा आएगा, ठीक है। हाँ चलो, थैंक यू सो मच। मिथिलेश सर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए, हर एक अपडेट पाते रहिए, एंड अच्छे से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घबराइए नहीं। अब मैं इस आज तक थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, मैं जल्दी रिकवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा अल्सर हो गया है, दवा वगैरह ज़्यादा चलने की वजह से, तो अगेन थोड़ा सा समझ सकते हो, पता नहीं क्यों अप्रैल मंथ ही सब कुछ होना था, लेकिन ओवरऑल सब सही हो जाएगा। बी पॉजिटिव, है ना, हम लोग अच्छा करेंगे, टेंशन ना लो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव, ऐसे ही प्यार को बनाए रखिए और मन से पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।